नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कैंची धाम दौरा, कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुई शामिल, छात्रों को दिए पदक। उत्तराखंड में 65 स्थानों पर नए जन औषधि केंद्र स्थापित करेगी धामी सरकार, विशेष सत्र के दौरान सदन में हुई चर्चा। उत्तराखंड में पहाड़ी टोपी पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने, कांग्रेस के कई विधायक बिना टोपी के पहुंचे थे। बीजेपी बोली, जनता पहचानेगी किसके सर पर टोपी। उत्तराखंड के गोविंदपुर में 2 करोड़ से बनेगी 75 मीटर लंबी झील, पर्यटन और रोजगार को मिलेगा नया आयाम। उत्तराखंड में 6 महीने ट्रेनिंग कर रचा इतिहास, 7 साल की आर्या बनी नंबर 1 मैराथन रनर, आधे घंटे से पहले पूरी की 5 किलोमीटर दौड़। उत्तराखंड के 7 जिलों में बारिश, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, निचले क्षेत्रों में कोहरा, ठंड बढ़ी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुमाऊं विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है और स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को पदक प्रदान किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुमाऊं विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा आत्मनिर्भर तो बनाती ही है, साथ ही समाज और देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित भी करती है। खबर की ओर खबर उत्तराखंड के कोटद्वार से, जहां नई पेयजल लाइन बिछाने के नाम पर पूरे शहर की सड़कों को एक कंपनी द्वारा खोद दिया गया है, जिसके कारण रोज लोग इनमें गिरकर चोटिल हो रहे हैं। आपको बता दें, पूर्व पेयजल मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कंपनी की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि पेयजल लाइन का काम कंपनी जितना कर सकती है उतना शहर की सड़कों को खोदा जाना चाहिए था। पूर्व मंत्री नेगी ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि कंपनी की मनमानी और लापरवाही जनता पर भारी पड़ रही, लेकिन स्थानीय विधायक का इससे कोई लेना देना नहीं है। चार से लेकर 24 नंबर वार्ड तक आपने जो ये खोद कर जो है पाइपलाइन डाली हैं, तो इसका जल्दी से जल्दी आप वो करके पानी टेस्ट करते हुए इसको आगे बढ़ाने का काम शुरू करो। कब तक चोटिल होते रहेंगे, या फिर आपको उतना ही खोदना चाहिए जितना आप कर सकते हैं। तो दोनों बातों पे उन्होंने सहमति दी और उन्होंने काम भी प्रारंभ कर दिए। तो ये दूसरी उपलब्धि के रूप में कहा जा सकता है, लेकिन पानी की मात्रा तो बढ़ानी ही होगी। लेकिन जिस ढंग से ये काम कर रहे हैं कि आपने अभी पाइपलाइन डाली नहीं है, खोद आपने सब जगह दिया, आखिर पानी की मात्रा कैसे बढ़ाओगे आप? बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रुद्रपुर से, जहां वार्ड नंबर 3 के पार्षद शुभम दास ने सहायक नगर आयुक्त राजू नबियाल के साथ मिलकर अपने वार्ड क्षेत्र के ढाबों में चल रही
अवैध शराब कैंटीनों पर औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान एक ढाबे में अवैध रूप से शराब परोसे जाने का खुलासा हुआ है। इस पर ढाबा संचालक को सख्त चेतावनी दी गई है कि भविष्य में ऐसी अवैध गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इतना ही नहीं, ढाबे पर गंदगी फैलाने के आरोप में संचालक पर 5,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। इस कार्रवाई में वार्ड सफाई निरीक्षक और सफाई कर्मचारी भी मौजूद रहे। पार्षद शुभम दास ने स्पष्ट किया है कि उनका लक्ष्य स्वस्थ वार्ड है और किसी भी अवैध कार्य को सहन नहीं किया जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहा पलायन अब एक गंभीर संकट का रूप लेता जा रहा है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सत्यनारायण सचान ने इस विकट समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के कई गांव उजड़ने की कगार पर पहुंच गए हैं। डॉक्टर सचान ने बताया कि पलायन के मुख्य कारणों में सबसे बड़ा कारण रोजगार के अवसरों की कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित और आकर्षक नौकरियों का अभाव होने से लोग उच्च मजदूरी की तलाश में शहरों की ओर जा रहे हैं। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में कृषि और बागवानी में कम उत्पादकता और आय की अनिश्चितता भी प्रमुख कारक है। जलवायु परिवर्तन, अनियमित बारिश और सरकारी सहायता की कमी से खेती से होने वाली आय कम हो गई है। उन्होंने आगे बताया कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे में भारी कमी और बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता कम होने के कारण लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी पलायन कर रहे हैं। दूर दराज के गांवों तक कनेक्टिविटी का अभाव इस स्थिति को और जटिल बना रहा है। पर्यावरणीय कारण भी पलायन को बढ़ावा दे रहे हैं। अनियमित मानसून और जंगल की आग जैसी प्राकृतिक आपदाएं वन गुर्जर जैसे समुदायों की आजीविका को कठिन बना रहे हैं। डॉक्टर सचान ने तत्काल सरकारी हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि इन कारणों पर ध्यान न दिया गया तो देवभूमि के कई गांव वीरान हो जाएंगे। देखिए, ऐसा है, सुबह की खूबसूरती का बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश सरकार द्वारा आपको बता दें, राज्य गठन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 2 दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में विपक्ष इस पर नाखुश दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि विपक्ष का कहना है कि उनकी बातें रखने के लिए ये 2 दिन विशेष सत्र की अवधि कम है, जिस पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि प्रदेश की प्रगति के लिए आयोजित किए जाने वाले सत्रों को लेकर जनता जनप्रतिनिधियों से उम्मीद रखती है कि उनकी समस्याएं उन सत्रों के दौरान रखी जाएंगी। वहीं विपक्ष कभी भी जनप्रतिनिधि की दृष्टि से कार्य नहीं करते। जब अन्य सत्रों की अवधि 1 हफ्ते की जाती है, तब जनता से और प्रदेश से जुड़ी बातों को उनके द्वारा किया ही नहीं जाता है। उन्होंने बताया कि इन 25 वर्षों में प्रदेश ने कितना विकास किया और भविष्य में राज्य को और अधिक विकसित बनाने हेतु चर्चा करने के लिए ये 2 दिवसीय विशेष सत्र आहूत किया गया है। वहीं विपक्ष को इस सत्र में गंभीरता दिखानी चाहिए, लेकिन लगातार इस प्रकार की बातें सामने लाना केवल ये दर्शाता है कि विपक्ष का प्रदेश हित में कोई लेना देना नहीं है। सुबह की खूबसूरती का एहसास उसी को होता है जो वक्त पर जाग जाए, और विपक्ष कभी भी वक्त पर जाग नहीं रहा है कि उत्तराखंड की प्रगति के लिए जो ये सत्र आहूत किए जाते हैं, उसमें हमारी वो जनता जो हमें जिताकर सत्ता में बैठाती है, वो एक दृष्टि रखती है कि हमारे से जुड़े सवालों का जवाब इस सत्र में दिया जाएगा। जनप्रतिनिधि हमारी बात को सत्र के दौरान रखेंगे। लेकिन अगर आप पूरा देखें जो विपक्ष का लगातार कार्य रहा है, तो गैरसैंण में भी जब सत्र आहूत किया गया, मार टेबल तोड़ी गई, बेल पे जाके उछलना शुरू कर दिया उन्होंने, बेल के अंदर घुसने का कार्य किया। विधानसभा सत्र जब होता है गैरसैंण में, तो ये वहां पे रजाई और कंबल लेके सोने के लिए जाते हैं। तो इनको ये जवाबदेही देनी चाहिए कि जब समय सीमा तय 1-1 हफ्ते की जाती है, 10-10 दिन की जाती है, तो उस समय क्या आप जनप्रतिनिधि का दायित्व निभा पाते हैं? सीधा आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड, जहां वैकुंठ चतुर्दशी के मौके पर मेले का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिधामी क्या कुछ कहना आपको सुना देते हैं। सभी अतिथिगण,
सभी पदाधिकारीगण, विभिन्न महिला मंगल दल, स्वयं सहायता समूह, कीर्तन मंडलियों से आई हुई सभी हमारी बहनें, हमारे सभी समस्त वार्डों के आए हुए सभी पार्षदगण, श्री लखपत सिंह भंडारी जी और सभी श्रीनगर और आसपास के क्षेत्रों से आए हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी मेरे युवा नौजवान साथियों, मीडिया के हमारे सभी मित्रों, मैं सभी का आज इस भव्य विकास प्रदर्शनी बैकुंठ चतुर्दशी मेले के इस कार्यक्रम में आप सभी का उपस्थित भाइयों बहनों का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सभी को बैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। सच कहूं तो मुझे और भी अधिक खुशी होती अगर मैं आप सभी के बीच उपस्थित होकर इस शानदार कार्यक्रम का हिस्सा बनता, परंतु विधानसभा के विशेष सत्र में व्यस्त होने के कारण आपसे वर्चुअल माध्यम से ही जुड़ पा रहा हूं। इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। भाइयों बहनों, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित मां धारी देवी और भगवान कमलेश्वर महादेव के पौराणिक मंदिर इस क्षेत्र के ही नहीं बल्कि संपूर्ण उत्तराखंड की अनमोल धरोहर हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने कमलेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव के समक्ष 1000 कमल पुष्प अर्पित कर सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था, जिससे उन्होंने असुरों का संहार किया था। उसके बाद भगवान राम ने भी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए इस मंदिर में एक माह तक 108 कमल पुष्प चढ़ाते हुए शिव आराधना की थी। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन खड़े दियों का व्रत करने की परंपरा ने इस स्थान को निसंतान दंपतियों के लिए आशीर्वाद के केंद्र के रूप में भी स्थापित किया है। प्रत्येक वर्ष बैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर आयोजित होने वाला ये मेला आस्था का प्रतीक होने के साथ साथ हमारी समृद्ध सांस्कृतिक लोक परंपराओं का भी प्रतीक है, क्योंकि इस प्रकार के पारंपरिक मेले हमें हमारी जड़ों से जोड़ने का कार्य करते हैं। मैं आज के इस अवसर पर इस मेले के सभी आयोजक मंडल को, नगर निगम महापौर को, सभी को साधुवाद देता हूं, क्योंकि आप लोग हमारी सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने, इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आज राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कनेक्टिविटी सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। हमारी सरकार प्रदेश के विकास के साथ साथ देवभूमि की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संरक्षित एवं संवर्धित करने के लिए भी संकल्पित होकर काम कर रही है। आज केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में करोड़ों रुपए की लागत से नवनिर्माण का कार्य, पुनर्निर्माण का कार्य, मास्टर प्लान के तहत बहुत काम और विकास के कार्य चल रहे हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम तेजी के साथ चल रहा है और इस रेल लाइन के काम के पूरा होने पर श्रीनगर के साथ ही लगभग पूरे गढ़वाल क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी को बहुत मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही व्यापार, पर्यटन, आवागमन ये अत्यधिक सरल हो जाएगा। ये परियोजना इस क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि से भी एक मील का पत्थर साबित होगी। इसके साथ ही हमारी सरकार द्वारा श्रीनगर क्षेत्र में बृहद स्तर पर अनेक विकास कार्य भी करवाए जा रहे हैं। 4 करोड़ 88 लाख की लागत से रोडवेज बस स्टेशन एवं पार्किंग का निर्माण किया गया है। यहाँ पर अलकनंदा नदी के किनारे गंगा संस्कृति केंद्र का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। श्रीनगर नगर पालिका को नगर निगम बनाकर यहाँ के विभिन्न पार्कों, सड़कों, चौराहे
और पैदल मार्गों के पुनर्निर्माण एवं सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया है। हम बेलकेदार और बेलकंडी मार्ग से लगे क्षेत्र में एक नई टाउनशिप विकसित करने पर भी काम कर रहे हैं। 37 करोड़ से अधिक की लागत से मड़ी चौराहा जाखड़ी पंपिंग पेयजल योजना का निर्माण कार्य किया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा जहां एक ओर नगर निगम के दायरे में आने वाली सभी मोहल्ला तक सीवरेज की व्यवस्था पहुंचाने की परियोजना पर भी कार्य किया जा रहा है, वहीं ट्राइडेंट पार्क निर्माण, पुराने कलेक्ट्रेट भवन को हेरिटेज भवन के रूप में विकसित करना, धारी देवी पैदल मार्ग का निर्माण, गोला पार्क का सौंदर्यीकरण कार्य जैसी विकास परियोजनाओं पर भी कार्य किया गया है। भाइयों बहनों, मंदिरों का ये शहर न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज ये प्रदेश में शिक्षा के एक हब के रूप में उभर रहा है। इसे देखते हुए हम यहाँ एक पैरामेडिकल कॉलेज, एक नर्सिंग कॉलेज का निर्माण भी करवा रहे हैं, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य अंतिम चरण पर है। इसके साथ ही यहाँ के बेस अस्पताल में 25 करोड़ रुपए की लागत से क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण किया जा रहा है, जिसका लाभ पौड़ी के साथ साथ चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी के मरीजों को भी मिलेगा। इस क्रिटिकल केयर यूनिट में एक साथ 50 से अधिक मरीजों को आकस्मिक स्थिति में उपचार किया जा सकेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को लेकर हम निरंतर कार्य कर रहे हैं और वो जल्दी ही साकार होगा। इसमें हमारे श्रीनगर क्षेत्र, पौड़ी जनपद और संपूर्ण उत्तराखंड वासियों का बहुत बड़ी भूमिका होगी। भाइयों बहनों, अभी मेयर साहिबा ने जो है बहुत सारी बातें यहाँ पर रखी। मैं उन सभी को जिलाधिकारी से कहूँगा कि वो सारी जो भी उन्होंने वहाँ की ज़रूरत है, वहाँ की आवश्यकताएं रखी हैं, उन सभी को अपने पास लेकर शासन तक पहुँचा देंगी। उन सभी का परीक्षण करवाकर उनको निश्चित रूप से आगे के विकास के लिए विकास कार्यों में सम्मिलित किया जाएगा। तो वैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर मुख्यमंत्री पौड़ी गढ़वाल पहुंचे थे। इस दौरान लोगों को उन्होंने संबोधित किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां सर्वाधिक प्रतिष्ठित और लोकप्रिय सांस्कृतिक आयोजन 10वां देहरादून अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये 3 दिवसीय महोत्सव 7 से 9 नवंबर 2025 तक PVR सेंट्री मॉल और तुलास इंस्टीट्यूट में आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें, महोत्सव के आयोजक राजेश शर्मा ने बताया कि पिछले 9 सफल संस्करणों की तरह इस बार भी फिल्म जगत की अनेक प्रसिद्ध हस्तियां, निर्देशक, अभिनेता और कलाकार उत्तराखंड की जनता से सीधा संवाद करेंगे। उन्होंने जोर दिया कि इस वर्ष महोत्सव का उद्देश्य उत्तराखंड की युवा कला प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच पर स्थापित करना है। इस वर्ष महोत्सव की सबसे खास बात यह है कि आयोजकों ने समावेशिता और संवेदनशीलता का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया। महोत्सव के प्रथम दिन एक विशेष पहल के रूप में नेत्रहीन दर्शकों के लिए फिल्म जाने दो VRO की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की जाएगी। फिल्मों के प्रदर्शन के साथ साथ महोत्सव में उत्तराखंड टैलेंट हंट का भी आयोजन किया जा रहा है। श्री शर्मा ने जानकारी दी है कि यह प्रतियोगिता 2 वर्गों में होगी। 8 से 15 वर्ष और 16 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के प्रतिभागी नृत्य, अभिनय, कविता, मिमिक्री, गायन जैसी विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन करेंगे। आयोजकों ने बताया कि निर्णायक मंडल द्वारा चयनित विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। साथ ही विजेताओं को फिल्म महोत्सव के आगामी प्रोजेक्टों में भाग लेने का सुनहरा अवसर भी दिया जाएगा। फिल्म और टैलेंट हंट के अलावा महोत्सव में आंगन बाजार प्रदर्शनी भी मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगी। पिछले 10 वर्षों से देहरादून अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने का कार्य कर रहा है, जिसके चलते कई युवा निर्देशक और निर्माता राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। प्रवेश निःशुल्क रखा गया है ताकि अधिक से अधिक दर्शक इस भव्य आयोजन का हिस्सा बन सकें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नैनीताल से है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने नैनीताल प्रवास के दौरान कैंची धाम स्थित सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक स्थल बाबा नीम करोड़ी धाम पहुंचकर पूजा अर्चना कर राष्ट्र की सुख, शांति, समृद्धि और जन कल्याण की प्रार्थना की। राष्ट्रपति का कैंची धाम मंदिर पहुंचने पर मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्यों ने माननीय राष्ट्रपति का पुष्प गुच्छ भेंट कर आत्मीय स्वागत किया है, अभिनंदन किया। इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, सेवानिवृत्त तथा कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत उपस्थित रहे।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां चारों धामों की भूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में शीघ्र ही 5वें धाम यानी शयन धाम की भी स्थापना होने वाली है। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि उत्तराखंड जिस प्रकार से तीर्थों की भूमि है, उसी तरह वीरों की भी भूमि है। प्रदेश के औसत हर घर और परिवार से एक नौजवान सेना में शामिल होकर देश की सेवा व सीमा पर तैनात होकर मातृभूमि की रक्षा करता है। ऐसे वीर जवान जो मातृभूमि की सेवा व रक्षा के लिए बलिदान होते हैं, उनको स्मरण रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन कर सैन्य धाम की स्थापना का संकल्प पूरा होने जा रहा है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। रुद्रपुर से खबर है, जहां जिले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल खुद बीमार हालत में है। उधम सिंह नगर जिले के मुख्यालय रुद्रपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू जिला चिकित्सालय में 49 स्वीकृत पदों में से केवल 18 डॉक्टर ही तैनात हैं। डॉक्टरों की भारी कमी से इलाज के लिए आने वाले सैकड़ों मरीजों को घंटों तक लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। कागजों में यह अस्पताल 125 बेड का बताया जाता है, लेकिन हकीकत में यहाँ सुविधाओं का अभाव साफ झलकता है। अस्पताल में फिजिशियन, बाल रोग, चर्म रोग, मनोरोग और अन्य विशेषज्ञों के 31 पद खाली हैं। विशेषज्ञों की कमी के कारण अस्पताल में गंभीर मरीजों को अक्सर हल्द्वानी या बरेली जैसे बड़े अस्पतालों में रेफर करना पड़ता है। जिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर R.K. सिन्हा का कहना है कि लगातार विभाग को पद रिक्तियों की जानकारी भेजी जा रही है। जल्द ही डॉक्टरों की तैनाती होने की उम्मीद है। वहीं इलाज कराने पहुंचे मरीज स्वर्ण सिंह का कहना है कि अस्पताल में डॉक्टर कम हैं, जिससे मरीजों को लंबे इंतजार के बाद इलाज मिल पाता है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।